अम्मा, आज हड़ताल है, छुट्टी है, स्कूल का छुट्टी है। बड़े पाप बुआ पहली बताई से खर बात बड़े पापा हा। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पास लगे फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योर माइक। मैम झलक रीड कीजिए। प्रीति निषाद, यस मैम। रीड करो। रीड करो, कोई भी एक रीड कीजिए। Yes. Gravitational acceleration G. In the chapter on motion, you read that when a body in a subject to a force, an acceleration is a product in the body. The acceleration product in a body due to Earth gravitational force is called as gravitational acceleration. Gravitational acceleration is a donate by G from equation 4, and with the help of Newton's law of motion we can find out the value of G. Suppose that a body of mass m is placed on surface of earth exerts a force of F on that body. मैम आगे भी रीड करो। हाँ, From equation 4, F equals G m into m by r square. M mass of earth are equal distance of earth's surface from its center, m equal mass of the body. How much acceleration will be product in the body due to the gravitational force according to second law of motion by Newton? If the acceleration is a g, then F equal mg. From equation 5 and 6 we get mg equal g m into m by r square. G equal g m by r square. With the help of equation 7 we can calculate the value of G. Mass of earth is m equal 6 into 10 to the power 24 kg and radius is r equal 6.4 into 10 to the power 6 m, and calculating we get the value of G equal 9.81 meter square. For simplification we will put the value of G as 10 for all mathematical calculation in this chapter. Is the value of G same at all place on earth? Does the value of G depend on the mass of the body, volume, natural density, position above the surface of earth, are the distance from the center of earth? Which all factor amongst these are more important? Is the value of G on the equator of earth and the poles same? Where will its value be greater? Discuss with your friend. Ma'am, paragraph completed. Okay. In the chapter on motion, you read that when a body is subjected to a force, an acceleration is produced in the body. जब हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। पढ़ा है, याद आ रहा है एक्सेलरेशन? Yes, ma'am. The acceleration produced in a body due to Earth's gravitational force. अगर किसी ऑब्जेक्ट में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तब हम उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। फ्रॉम इक्वेशन 4 आप देखिए, इक्वेशन 4 क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने, स्टार्टिंग में पढ़ा ये वाला इक्वेशन है ना। तो Yes, फ्रॉम ma'am. इक्वेशन 4 F इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ देखिए ये वाला इक्वेशन F इज इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर m क्या है, कैपिटल M डिनोट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, r डिनोट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स सेंटर, और m डिनोट कर रहा है मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्मॉल m जो है वो बॉडी के मास को डिनोट कर रहा है, कैपिटल M जो है वो अर्थ के मास को डिनोट कर रहा है, r जो है वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन, इफ द एक्सेलरेशन इज g, मान लीजिए एक्सेलरेशन क्या है, g है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है सभी को, चैप्टर 5 जो हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है, याद आ रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, ma'am. तो एक इसको डिनोट करते हैं, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो जिसमें A डिनोट करता है एक्सेलरेशन को। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, तो इसने A की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, F इज इक्वल टू एम जी। ओके, समझ आया ये इक्वेशन। Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन Yes, 6 ma'am. वी गेट, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से हमें क्या मिलता है ना। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 5 में हम इक्वेशन 6 को देखिए यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को कैसे लिखेंगे। F इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर F इज इक्वल टू देखिए, F इज इक्वल टू क्या है, mg है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पर हमने रख दिया mg, ठीक है। उसके बाद इसी फॉर्मूले को देखिए, F इज इक्वल टू एम जी रख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन समझ आया। Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो, बेटा एक तो आप ध्यान से देखा करो, आप बार बार ये क्वेश्चन करते हो। देखिए अब ये जो स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम और ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रहा है। Yes, ma'am. ये जो स्मॉल Yes, एम ma'am. है और ये जो स्मॉल एम है कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही बचेगा। समझ आया ये, Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर है ना, यहाँ तक सभी को समझ Yes, आ गया। ma'am. देखो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ ना, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन 4 लिया, इक्वेशन 4 आपको पता ही है क्या है, इक्वेशन 4 F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी ले रहे हैं ना, तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल M किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, एंड R इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स सेंटर। क्लियर यहाँ तक। देखिए अब हमें निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला लिखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ A इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, इसलिए हमने A की जगह पर क्या ले लिया है, G ले लिया है। ठीक है, समझ आया। Yes, ma'am. Yes, ये समझ ma'am. आया, ठीक। अब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से देखते हैं। तो इक्वेशन 5 में आपको
इक्वेशन 6 को की वैल्यू रखनी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने यहाँ पर, देखिए F इज इक्वल टू एम जी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया F इज इक्वल टू एम जी, इस वाले फॉर्मूले से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो स्मॉल एम है और ये जो स्मॉल एम है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 7 वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। इक्वेशन 7 की हेल्प से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मास ऑफ अर्थ इज m इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ अर्थ कितना है? मैम मास ऑफ अर्थ कितना है? पावर 24 6 kg। into 10. ओके, और रेडियस कितना है? मैम 6.4 into 10 to the power 6 m। 6 मीटर। ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ जी। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जी की वैल्यू हमें मिलती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जी की वैल्यू क्या मिलती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये जी की वैल्यू है। फॉर सिंप्लीफिकेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ जी एज 10 for all mathematical calculation in this chapter. Is the value of g same at all place on earth? देखिए, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्या g की वैल्यू हर जगह पर सेम होती है क्या? तो देखते हैं। Does the value of g depends on the mass of the body? जी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? किसी बॉडी की मास पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड करती है, उसकी डेंसिटी, उसकी पोजीशन और उसके अर्थ सरफेस पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। विच ऑल फैक्टर अमंग्स दिस आर मोर इम्पोर्टेंट? क्या ये सभी फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं? इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द इक्वेटर ऑफ अर्थ एंड द पोल सेम? वेयर विल इट्स वैल्यू बी ग्रेटर? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। चलिए रीड कीजिए कोई। I can read. ओके। As so in the figure, see a boy throw a ball upward from the surface of earth. The path of the ball moving upward and the toward is so as A, B, C, D, E. Here A is the initial point of ball, P, C is its maximum height, and E is the final position. Can you state which force are applied on the ball P at the position B, C, D, and E other than gravitational force? Is there any other force working on the ball P which is responsible for the motion of the ball? Is the same process accepted on the ball when it is kicked? If yes, then for how long is it applied? How much acceleration is a product on the ball due to this applied force? If in this path the ball P is a subject on only gravitational force by earth, then way is the path of the motion of the ball as so in the figure. All these questions are observed. It is always considered that if a body is in motion, there must be a force applied on the body in the direction of motion, but this is not always the case. You have seen in the chapter of force and motion that it is not necessary that if a body is in motion, then there must always be a force acting on it. Force, the second law of motion. We also saw that the force exerted on a body is directly proportional to that change its momentum, but is too necessary that it is always in the direction of momentum. If it is in the direction opposite of momentum, it will be decrease the momentum. मैं paragraph complete. ओके, फ्री फॉल एज शो इन फिगर 3। फिगर 3 को देखिए, एक लड़का जो है बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है अर्थ के सरफेस से। द पाथ ऑफ द बॉल मूविंग अपवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड्स इज शो
as A B C D E. बॉल को जैसे वो ऊपर फेंक रहा है अर्थ के सरफेस से और फिर वो नीचे आ रहा है, उसको A B C D E के थ्रू समझाया गया है. Here A is the initial point, initial position of the ball. A क्या है? बॉल फेंकने का इनिशियल पोजीशन है, जहां से वो बॉल फेंकना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है. और PC is its maximum height. PC और E देखिए इसका क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है. एंड E is इट्स फाइनल पोजीशन. और लास्ट में देखिए ई क्या है, इसका फाइनल पोजीशन, जहां पर बॉल जो है गिर रहा है. समझ आया यहाँ तक ये ड्रॉ देखने से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, इसका आंसर भी आप लोगों को आगे दिया गया है. कैन यू स्टेट विच फोर्स आर अप्लाइड ऑन द बॉल पी एट द पोजीशन बी सी डी एंड ई? क्या आप बता सकते हैं कि बॉल पे कौन सा फोर्स अप्लाई किया गया है पी से लेकर ई तक, जो पोजीशन चेंज हुए हैं उसमें, ठीक है. तो चलिए आगे हम देखते हैं. इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड that if a body is in motion there must be a force applied on the body in the direction of motion. हमेशा ऐसा समझा जाता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो मोशन के डायरेक्शन में होता है, ठीक. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रहेगा उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे. बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस. पर हमेशा ऐसा नहीं होता है. यू हैव सीन इन द चैप्टर ऑफ फोर्स एंड मोशन दैट it is not necessary that if a body is in motion then there must always be a force acting on them. आपने चैप्टर में देखा, प्रीवियस चैप्टर में देखा फोर्स एंड मोशन में, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो हमेशा उसके लिए वहां पर फोर्स एक्ट करे, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है. From the second law of motion we also saw that the force exerted on body is directly proportional to the change in its momentum. हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी हमने पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोमेंटम के चेंज होने पे, ठीक है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मोमेंटम के डायरेक्शन में ही हो. इफ इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मोमेंटम इट विल डिक्रीज द मोमेंटम. अगर फोर्स जो है वो मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या हो जाएगा? मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज होगा. पहले प्रीवियस चैप्टर में आप लोग देखेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वही समझ आएगा, ठीक है. आप लोग कुछ पढ़ते नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? In reality, every moving object is subjected to a force exerted by wind in the opposite direction, but this force is very little and therefore it is always neglected by us for simplicity. देखिए, रियल में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स एक्सर्ट करता है और किसके द्वारा? हवा के द्वारा, है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. लेकिन ये जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको नहीं माना जाता है, ठीक है. When we apply a force on an object to throw it upwards, we actually provide it with an initial velocity. जैसे ही आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, और फोर्स अप्लाई करते हैं ऊपर की तरफ फेंकने के लिए, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी लगती है. स्टार्टिंग में वेलोसिटी लगेगी ही ना. द इनिशियल वेलोसिटी एंड मोमेंटम रिक्वायर्स फोर्स. और इस इनिशियल वेलोसिटी को और मोमेंटम को किसकी जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है. वी एक्सर्ट अ फोर्स इन द बिगिनिंग व्हाइल थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट. ये फोर्स हम कब लगाते हैं? जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकना शुरू करते हैं, तब हम इस फोर्स को लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे. बट द क्वेश्चन इज, डज दिस अप्लाइड फोर्स स्टिल एग्जिस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट आफ्टर इट लीव्स आवर हैंड? लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन क्या वो हमारे हाथों से छूटने के बाद भी उस पर फोर्स एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं. So, according to first law of motion, application of force produce motion and due to inertia the body keep moving upwards. First law of motion क्या बोलता है? जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं, है ना.
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बताइए? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बताइए जल्दी। कल आप लोग पढ़ेंगे और तीनों लॉ ऑफ मोशन को आप लोग बताएंगे। जब तक आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इनके इक्वेशन पढ़ेंगे नहीं, तब तक मैं चैप्टर आगे नहीं पढ़ाऊंगी। इसलिए आप लोग पहले इन तीनों लॉस को पढ़िए, उनके इक्वेशन पढ़िए, उसके बाद ही मैं चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। अभी आप लोग उस फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़िए, इक्वेशन पढ़िए और लिख कर उसके इक्वेशन के साथ में मुझे आप लोग उसको चेक करवाइए। समझ आया? Yes, ma'am.